किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसरो PSLV लॉन्च कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर एक प्रकार के उस्ताद देश ही हैं। इसरो से फिर क्यों अपने सैटेलाइट भिजवाने को लाइन में खड़े हैं कुछ बड़े बड़े देश। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आपको बता दूँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने PSLV लॉन्च से सिंगापुर के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चंद्रयान 3 के बाद यह इसरो का दूसरा बड़ा मिशन है। हाल के कुछ सालों में इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने का उस्ताद बन चुका है। उसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता का लोहा दुनिया को मनवाया है। और आपको बताएं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। सैटेलाइट छोड़ने के मामले में इसरो एकदम से उस्ताद बन चुका है। रविवार को, मतलब आज 30 जुलाई को, उसने सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को अपनी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक फिट कर दिया। मिशन चंद्रयान 3 के बाद यह इसरो की दूसरी बड़ी महारत है, सफलता है। PSLV रॉकेट के जरिए उसने सिंगापुर की रॉकेट सैटेलाइट जो आपके लॉन्च किए हैं, यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किसी दूसरे देश के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कई सालों से वह ऐसा करती आ रही है। यह आपको बताएं कि ये सच तो तब सामने आया है जब नेटवर्क और ये आपका बहुत ज़्यादा मास मीडिया का काम बढ़ गया है। सच तो ये है कि सैटेलाइट लॉन्च करना उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा बन चुका है। बड़े बड़े देश इस मामले में उसकी विशेषज्ञता जो होती है, एक्सपर्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं और उसका लोहा मानते हैं। आपको बताएं कि अंतरिक्ष विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 में इसरो के लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके 44 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए गए। मार्च 2023 तक अंतरिक्ष एजेंसी ने 37 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है। सिंगापुर क्या, अमेरिका, ब्रिटेन तक के सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर चुका है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े दिग्गजों के पास नहीं है। क्यों तमाम दूसरे देश इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। ये सैटेलाइट लॉन्च करने और करवाने का पूरा चक्कर क्या है, आइए हम इस बारे में कुछ समझाते हैं आपको। दरअसल इसरो 1999 से कमर्शियल आधार पर विदेशी ग्राहकों के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अलग अलग ग्राहकों के लिए वह सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें से ज़्यादातर सैटेलाइट स्मॉल और नैनो श्रेणी के हैं। इस तरह के लॉन्च इटली, इजराइल, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देशों के लिए किए गए हैं। वाणिज्यिक आधार पर अब तक लॉन्च किए गए सभी सैटेलाइट के विश्लेषण से ये पता लगता है, इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगता है कि भारत ने तकरीबन हर बड़े मुल्क को सेवा दी है। इनमें से अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया और आपको बताएं डेनमार्क से लेकर के संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, तुर्की तक शामिल हैं। इन देशों के साथ भारत की पार्टनरशिप को सिर्फ व्यावसायिक नज़रिए से देखना सही नहीं होगा, अलबत्ता इसके जियो स्ट्रेटेजिक महत्व भी है, इंपॉर्टेंस भी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये देश इसरो की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या कारण हो सकते हैं। सच पूछिए तो इसके कई कारण हो सकते हैं। गिने चुने देशों के पास है क्षमता जो भारत करके दिखा रहा है, इसरो करके दिखा रहा है। और आपको बताएं सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है। ऐसे में लाजमी है कि दूसरे देशों को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले चंद देशों में उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। इनकी अगर हम लॉन्च क्षमताएँ देखें तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना भारत की हैं। ये राजनीतिक रूप से भी अछूते हैं, मतलब ये इनका कुछ ना कुछ मैटर रहता है। लॉन्च सेवाओं को किराए पर लेने के लिए यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस, जापान और चीन अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। भारत इस मार्केट में उभरता हुआ नया खिलाड़ी बन चुका है और खेल रहा है। हालांकि दुनिया की आंखें भारत पर इसलिए भी गड़ी हुई हैं क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और लागत प्रभावी लॉन्च सुविधाएं, मतलब कम पैसे में काम हो जाता है। दूसरे देश 100 रुपये में काम कर रहे हैं, हमारा देश 70 रुपये में काम कर देता है, 30 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। इसरो के पास भरोसेमंद लॉन्च सिस्टम है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV सिस्टम को दुनिया की सबसे विश्वसनीय लॉन्चरों में से एक माना जाता है। इसरो ने अपनी लॉन्च सेवाओं को किराए पर देने के लिए निजी खिलाड़ियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास प्रतिष्ठा बना ली है। उसने दिखाया है कि वह बिना किसी चूक के, बिना किसी गलती के, फॉल्ट के सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। दिलचस्प ये है यहाँ तक कि
ऐसे देश जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वे भी इसरो के लॉन्चर को देख करके चुन रहे हैं, और इनमें अमेरिका, जापान, फ्रांस और इजराइल शामिल हैं। कम लागत, शानदार तकनीक के कारण है आकर्षण। इसरो ने चांद और मंगल पर सफल मिशनों के साथ, जितने भी मिशन हुए, इन्वेस्टिगेशन वाले मिशन या इतने प्रोग्राम्स हुए के साथ, एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने जैसे अन्य रिकॉर्ड बनाकर दुनिया का ध्यान खींचा है। जैसे ही आप किसी चीज़ का व्यवसायीकरण करते हैं, वैसे ही बात लागत की आ जाती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा लेबाल अच्छी और सस्ती चीज़ों के होते हैं। इसरो ने वही इमेज बनाई है। हाल में नीति आयोग के सदस्य और डिफेंस साइंटिस्ट BK सारस्वत ने कहा था कि आज हम लगभग $30,000 से $40,000 प्रति किलोग्राम पेलोड की लागत पर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत नीचे आ जाएगी। ये थी कहानी लॉन्च। आगरा अलीगढ़ के बीच नया हाईवे बनने वाला है और इसके लिए एक ड्राइंग भी तैयार हो चुकी है। कुछ गांव की ज़मीन भी होगी शामिल। देखते हैं क्या है नया विचार। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की मंशा आगरा एयरपोर्ट को अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने के नए हाईवे और इसके सहारे आर्थिक गलियारा विकसित करने की है, क्योंकि इसे अलीगढ़ के बाहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे बाईपास से जोड़कर शुरू किया जाएगा और आगरा में खंदौली पर यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाएगा। ये है तरीका कैसे हाईवे बनेगा। आपको बताएं कि अलीगढ़ आगरा के बीच सफ़र करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र व प्रदेश सरकार सेंट्रल रोड फंड CRF से दोनों जिलों के यातायात को सुगम, स्मूथ, आरामदायक और कम समय करने के लिए एक नया हाईवे बनाने पर विचार कर रही है। शीर्ष स्तर पर ड्राइंग भी तैयार करा ली गई है। जल्दी ही ड्रोन सर्वे की तैयारी है। अगर यह हाईवे बनता है तो इससे हाथरस के मुरसान क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि तैयार ड्राइंग के अनुसार यह हाईवे मुरसान क्षेत्र से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि अभी इस परियोजना की आधिकारिक पुष्टि स्थानीय स्तर पर नहीं हो रही है। विश्वस्त सूत्रों से अंतर खाने की खबर ये है कि इस हाईवे को विकसित करने के साथ साथ सरकार की मंशा इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा के रूप में विकसित करने की भी है। यह गलियारा अलीगढ़ पलवल मार्ग पर विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ जाएगा, सीधा संपर्क में आ जाएगा। आपको बताएं कि इस परियोजना पर काम कर रहे बेहद विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि सरकार की मंशा आगरा एयरपोर्ट को अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ना चाहती है और इसे जोड़ने के लिए एक हाईवे की ज़रूरत है, जिसके सहारे आर्थिक गलियारा विकसित कर सकते हैं। क्योंकि इसे अलीगढ़ के बाहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे बाईपास से जोड़कर शुरू किया जाएगा और आगरा में खंदौली पर यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसलिए यह जेवर एयरपोर्ट का तीसरा विकल्प हाईवे भी अलीगढ़ में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए होगा। आपको बताएं कि यमुना एक्सप्रेस वे के सहारे विकसित हो रहे जेवर एयरपोर्ट अलीगढ़ पलवल मार्ग पर डिफेंस कॉरिडोर व अन्य उद्योगों के कारण अब संबंधित क्षेत्रों में भूमि नहीं बची है। साथ ही अलीगढ़ पलवल मार्ग पर यातायात का बोझ बहुत बढ़ गया है। आपात स्थिति के दौरान यह हाईवे आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचने का विकल्प भी बनेगा, जो जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा। हालांकि यह परियोजना अभी शुरुआती दौर में बातचीत चल रही, ड्राइंग हो चुकी है, तक सीमित रहने का कोई कारण नहीं है। फिर भी अधिकारियों ने कुछ बोलने को पर अभी मना कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। चाइना ने एक और धमाका किया है। चाइना ने मिलिट्री बेस कंबोडिया में बना डाला है और भारत के करीब आ गया है चीन। कंबोडिया में रीम नेवल बेस तैयार है, जो अंडमान निकोबार से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। आपको बताएं कि चीन ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस को अपने ज़रूरत के हिसाब से, यह नेवल बेस चीन ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। इस नेवल बेस की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें हाल ही में सामने आ गई हैं। इसमें रीम नेवल बेस पर हुए विकासकार डेवलपमेंट वर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चीन ने इसे दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे के लिए विकसित किया है। एशिया में
चीन का एक और नेवल बेस तैयार हुआ है ये। अब आपको बताएं इसमें जानने वाली बात क्या है कि कंबोडिया के नामपेन से एक इम्पोर्टेंट खबर है। चीन ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस को पूरी तरह से तैयार कर लिया। बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया नेवल बेस है। ताज़ा सैटेलाइट्स तस्वीरों से खुलासा ये हुआ है कि रीम नेवल बेस पर बहुत बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है और उसकी तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं जो वायरल हो गई हैं। इसमें से नौसैनिकों के रहने के लिए आवास, नई ऑफिस बिल्डिंग्स, एयर डिफेंस मिसाइल बेस, ड्राई डेक और युद्धपोतों को ठहरने के लिए पहले से बनी जेट्टी शामिल है और ये बहुत बड़ी है। पहले से काफ़ी बड़ी जेट्टी बनाई गई है। रीम नेवल बेस को सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था, जिसकी सारी बिल्डिंग्स को चाइना ने ध्वस्त कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि उसने अपना पैसा लगाया है। लेकिन 2019 में कंबोडियाई सरकार ने कर्ज के बदले इसे चीन को सौंप दिया था। यह नेवल बेस बंगाल की खाड़ी में मौजूद भारतीय सैन्य अड्डा अंडमान और निकोबार से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में रीम नेवल बेस के विकसित होने और चीनी नौसेना की मौजूदगी से हिंद महासागर में भारत की चिंता बढ़ चुकी है और ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है। कंबोडिया के इस बेस को बनने से, तैयार होने से बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस रियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 4 साल पहले अमेरिकी खुफिया विभाग ने पहली बार बताया था कि चीन और कंबोडिया के बीच रीम नौसैनिक अड्डे को लेकर कुछ समझौता हुआ था और तब से लेकर के अब तक दुनिया भर के विश्लेषकों और खुफिया एजेंसियों ने इस सैन्य अड्डे को हर एक डेवलपमेंट से गुजार दिया। मतलब यहाँ पर करीबी अगर निगाह देखी जाए इसके डेवलपमेंट पे तो उससे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि थाईलैंड की खाड़ी पर सिहानो कबीले के पास कंबोडियाई नौसैनिक अड्डे में बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है। चीन के पैसों से विकसित यह नौसैनिक अड्डा बीजिंग की सैन्य पहुंच को दक्षिण पूर्व एशिया के विवादित जल क्षेत्रों तक बढ़ाएगा। ये विवादित वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना की एंटी हो गए हैं 10-12 देश, क्योंकि चाइना का काम ही है अपने देश के आसपास के लैंड को ऑक्यूपाई करना और ये बताना कि ये हमारा साम्राज्य था। तो ऐसे तो भाई भारत भी अखंड बहुत बड़ा था, वो भी ऐसे करना शुरू कर दे तो आज के टाइम पर ये तार्क संगत बिल्कुल नहीं है। रीम में चीन ने क्या क्या बना लिया है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जून में मिले नए सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी पैसों से विकसित रीम नौसैनिक अड्डे के विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा बताया गया है। इसमें साफ तौर पर देखें तो समतल जमीन, अधिक बड़े क्षेत्र में विस्तार, कई नई इमारतों और सड़कों का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण पहले मौजूद मूल जेट्टी की तुलना में काफ़ी बड़ी जेट्टी का निर्माण शामिल है। इस नौसैनिक अड्डे के चारों ओर नई बाड़ मतलब फेंस भी लगाई गई है। इसके अलावा अमेरिकी पैसों से बनी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले 18 महीनों में कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन सेन ने बेस के पास एयर डिफेंस, सामान्य कमांड फैसिलिटी की और नौसैनिक रडार की स्थापना के निर्माण के लिए 157 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। कंबोडियन सरकारी मीडिया ने बताया कि रीम में नई स्टोरेज फैसिलिटी, एक अस्पताल और ड्राई डॉक्स और स्लिप वे की योजना बनाई गई है। चीन के करीबी हैं कंबोडियन पीएम हुन सेन, तभी तो उन्होंने इस बेस को दे दिया है, नेवल बेस को दे दिया है चाइना को। हुआ ये है कि हुन सेन 1998 से कंबोडियन की सत्ता में है। उनकी बढ़ती निरंकुश प्रवृत्ति ने कंबोडिया में अमेरिकी प्रभाव को कम कर दिया है और उन्हें 1970 के दशक में कंबोडिया में शासन करने वाले तानाशाह खमेर रूज का समर्थक माना जाता है, जो चीन का करीबी है। यही कारण है कि चीन ने कंबोडिया में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और 2017 से चीन ने कंबोडिया को लगभग $10 अरब का कर्ज दिया है और इस कर्ज को चुकाने में कंबोडिया असफल हो गया है। इसकी जगह पर जैसा कि और लोग करते हैं और चाइना का काम है डेब्ट टैप जिसे बोलते हैं, मतलब डेब्ट टैप। चाइना ने कर्ज दिया और उसने उसकी ज़मीन को हथिया लिया और रीम नेवल बेस हो गया आप किसका? चाइना का। जय हिंद, जय